मौलाना मोहन भागवत आरएसएस के सरबराह हैं, सर संचालक कहा जाता है उनकी इस्तिलाह में। उन्होंने एक यूनिक काम इस बार किया है कि मस्जिद और मदरसे का दौरा क्या है, और बड़ी चर्चा है मस्जिद क्यों गए, मदरसा क्यों गए, और लोग अलग अलग मतलब भी उसका निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी वजह से गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी तहरीक का असर है। आपको क्या लगता है क्यों गए मोहन भागवत मस्जिद और मदरसा में? ये सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल में उनसे ही पूछना चाहिए कि क्यों गए। किसी और के दिल दिमाग में तो मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख ये है कि मोहन भागवत जी पूरी दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ के सरबराह हैं। आप गौर कीजिए जितना ऊंचा पद है उनका। हो सकता है हमें उनकी आइडियोलॉजी से पूरा इत्तेफाक न हो, ये अलग बात है, लेकिन हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ को लीड कर रहा है वो शख्स। उन्होंने अपने कद को छोटा कर दिया। अगर उनको मिलना था मुस्लिम लीडरशिप से, तो मुसलमानों के जेन्युइन लीडरशिप, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पास वो लेटर भेजते और उनसे कहते कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी शिकायतें सुनना चाहता हूँ, उसको दूर करना चाहता हूँ, और एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। तो फिर अब वो बॉल आ जाती है मुस्लिम तंजीमों के कोर्ट में। वो लोग उसको एक्सेप्ट करते, रिफ्यूज करते, क्या होता। अब आप चुन रहे हैं एक ऐसे शख्स को जिसके लिए मैं कुछ ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। इतना ही काफ़ी है कि उधर से राष्ट्रपिता का आपको तमगा मिल गया, तो ये तो भाई कमाल है। ये तो फिर समझ में नहीं आता कि इस पाले के इर्द गिर्द भी यही टीम खेल रही है और पाले के इर्द गिर्द भी वही टीम खेल रही है, सिर्फ प्लेयर्स के यूनिफॉर्म में थोड़ा फर्क है। जिन्होंने राष्ट्रपिता का खिताब दिया, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने दो बात उसमें अहम बताया। उनका ये कहना था कि उनको गलत फहमियां थी मदरसों के ताल्लुक से या मस्जिदों के ताल्लुक से कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता है ग़ज़वा हिंद, खिलाफत की तहरीक। तो हमने कहा चल करके देख लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि डायलॉग जरूरी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम 100 उलमाए किराम को इकट्ठा करने जा रहे हैं और उसमें मोहन भागवत साहब को बुलाएंगे। किसी बाखबर आदमी से पूछिए कि भारत के कौन कौन से बड़े बड़े मदरसे हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो पूरे मुल्क के मस्जिदों को इमाम दे रहे हैं, उलमा दे रहे हैं। कौन है जो कुरान का दर्स देते हैं, तफसीर लिखते हैं, इस्लाम की तशरीह करते हैं, फतवे जारी करते हैं, लोगों को मसाइल का हल बताते हैं। तो कौन सी नंबर पर इस मदरसे की नाम आएगा उस फहरिस्त में? वो आप ही दिल्ली में रहते हैं तो ज़रा मेरी मदद कीजिए। वो जो फहरिस्त बनेगी मदरसों की, तो वो किस नंबर पर इस मदरसे का नाम आएगा? मैं नहीं कहता कि उस मदरसे में नहीं जाना चाहिए, मगर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या वो बड़े बड़े मदरसे जिनको पूरी दुनिया जानती है, उन मदरसों में जाते, और जिस मदरसे को टेररिज्म का सबसे बड़ा मरकज बताया जाता है दारुल देवबंद, वहां से शुरुआत करते तो बात समझ में आती। उन्होंने एक छोटे से मदरसे से शुरुआत किया है। मदरसे वाले भी पहल कर रहे हैं, दारुल देवबंद, दारुल नदवा, अशरफिया मुबारकपुर, जामिया सल्फिया बनारस, खुद उनको दावत दें कि आप हमारे मदरसे में भी आइए। आपकी ये राय उन लोगों तक खुदा करे जल्दी पहुंच जाए, और उनका जो जवाब आपको मिले मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि ये शिकवा सही, जैसे एक और दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि अगर वो दारुल देवबंद से शुरू करते तो ज्यादा अच्छा था। मैं सच अपने ज़मीर को गवाह बना के कहता हूँ जी, सच बात है। पता नहीं किसने उनको ये मशवरा दिया। मोहन भागवत बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो इस वक्त मुल्क पर हुकूमत उनकी है, बल्कि मैं एक बहैसियत एनजीओ, सबसे बड़ी एनजीओ है उनकी। ये कोई मामूली काम नहीं है कि इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क में सबसे बड़ी एनजीओ चलाना। और कितनी उनकी शाखें हैं, मजदूरों की अलग, किसानों की अलग, विद्यार्थियों की अलग, टीचर्स की अलग। तो उनको चाहिए था कि अपने वक़ार का ख्याल रखते, आरएसएस की जो शान है उसका ख्याल रखते, और वाकई किसी बड़े इदारे। लेकिन बहरहाल चलिए, तरतीब अगर कुछ वो हो गई, अब भी मौका अच्छा है। अगर शुरुआत उनकी तरफ से हुई है तो वो फिर आगे बढ़ें और इन बड़े इदारों को, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, मिली काउंसिल, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, इन सब के साथ एक डायलॉग शुरू करें। बहुत अच्छी बात है। मतलब डायलॉग होना चाहिए। आप ये मानते हैं कि डायलॉग जरूरत है मुल्क की इस वक्त? मैं कभी भी डायलॉग के मुखालिफ नहीं, हरगिज नहीं।
ڈائلاگ تو ہر مہذب انسان کا یہ فرض ہے. دو مہذب انسان آپس میں بات نہ کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ بات چیت کرنی چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن ہم لوگ ہر بات پہ متفق ہو جائیں، لیکن ملکوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں بات چیت سے. فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، لوگ ان آکوپائڈ ایریاز کو فوجیں خالی کر دیتی ہیں مذاکرات کے بعد. تو یہ کیا ملک میں اتنی زبردست کمیونٹیز آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ دیکھیے اس وقت اگر جو مظلوم لوگ ہیں اگر وہ پہل کریں گے ڈائلاگ کی، جیسے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ڈر کر آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے. ہم قانونی طور پر اپنی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوشل ورک کر کے، خدمت خلق کر کے. آپ دیکھیے کورونا کے زمانے میں کیا مسلمانوں نے اس ملک کے پریشان حال لوگوں کے دکھ درد بانٹنے میں میجر رول پلے نہیں کیا؟ اس کورونا کے زمانے میں پیدل جانے والے مزدوروں کو کس نے کھانا کھلایا؟ کن لوگوں نے چاند ہتھیلی پر رکھ کر مریضوں کی خدمت کی، جنازے اٹھائے؟ غیر مسلم وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے مذہبی رسوم کے مطابق انہوں نے رسمیں ادا کی. کیا چاہتے ہیں مسلمانوں سے؟ اور اب یہ بات تو بہت دل توڑتی ہے اور امید کو کم کرتی ہے کہ مسلمانوں کے زبردست گرشت کے بعد ان کو کہا جاتا ہے یہی پی ایف آئی. کاش کہ اس وقت ان میں سے کچھ لوگ سامنے ہوتے تو وہ پوری تصویریں دکھاتے پورے ملک کو کہ انہوں نے کورونا کے زمانے میں کیا زبردست خدمت انجام دی ہے. جی بالکل. ہندوؤں کی بھی تدفین کی تھی، اور علماء نے بعض علماء نے پر تنقید کی کہ آپ نے کبھی مسئلہ پوچھا کسی عالم سے کہ یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ ہیلپ کر دیتے، لیکن آخری رسوم آپ نے تو نہیں نا تنقید کی تھی. میں مفتی ہوں نہیں، میں تو فتویٰ لینے والا ہوں اور میں تو کچھ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. اچھا، کچھ ملاقات مسلم دانشوروں سے ایسی ہوئی جس میں موہن بھاگوت یا RSS کی طرف سے پہل ہوئی ہے، اور ابھی مسجد مدرسہ میں جانے سے کچھ دن پہلے انہوں نے دلی کے 5 معروف دانشوروں سے ملاقات کی تھی. جنرل ضمیر الدین شاہ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق VC ہے، نجیب جنگ دلی کے LG رہ چکے ہیں، اسماعیل قریشی سابق وہ الیکشن کمشنر رہے ہیں، یا اس میں شاہد صدیقی صاحب اور سعید شیروانی بھی شامل تھے. تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھر ہی سے آیا تھا کہ ملاقات کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں نے ملاقات کی ہے. اور ان کی ملاقات کی جو خبر آئی اس میں 2 باتیں خاص طور پر مطلب موہن بھاگوت نے کہا کہ مسلمان کافر نہ کہیں ہم کو، ہماری ان سے ریکویسٹ ہے تاکہ ہماری دنیا ختم ہو. دوسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان جہاد کی بات چیت نہ کرے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں پہلی بات یہ کہ اس ملاقات تو اچھی چیز ہے، جس نے بھی کی ہو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے ان دانشوروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہل کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مطالبے کیے ہیں اس کا تعلق اسلامک تھیولوجی سے ہے، اور میرے خیال میں ان 4-6 لوگ جو گئے تھے ان میں کوئی عالم دین نہیں، کوئی اسلامک اسکالر نہیں. تو اب آپ سوچئے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جائیں اور آپ کہیں کہ 124A کا کیس کے سلسلے میں کون سا کیپسول کھائیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے گا کہ میں چیسٹ اسپیشلسٹ ہوں اور آپ دماغ کے مریض ہیں، آپ کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیے. اب یہ جو انہوں نے ایک بہت اکیڈمک بحث کی ہے چلیے موہن بھاگوت جی نے، کافر کسے کہتے ہیں اور جہاد کسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل حضرات کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہت شکریہ آپ کے ان سوالات کا، لیکن ہم لوگ اس کے لیے فٹ پرسنس نہیں ہیں. کسی کا اسپیشلائزیشن اکنامی میں ہے، کسی کا پولیٹیکل سائنس میں ہے، کسی کا جرنلزم میں ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ایک ایکیڈمک اسلامک ایکیڈمک مسئلہ ہے. تو آئیے آپ یہ سوالات کو ہمارے جو بڑے اسکالرس ہیں ان کے سامنے رکھیے، یہ ان کو کرنا چاہیے. یہ غلط لوگوں سے اس طرح کی باتیں پوچھنا، وہ لوگ غلط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملت سے خالی لوگ ہیں، وہ سب ہمارے قیمتی لوگ ہیں، لیکن اسپیشلسٹ اسلامک اسکالر نہیں ہے. with due respect. آپ سے اس سوال کا ہم جواب جانیں گے، اور ان دونوں ملک میں بحث بھی ہو رہی ہے. ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں آ کر کے پریس کانفرنس بھی کی، اور کافر پر بحث چل رہی ہے ہمارے ملک میں ان دنوں کہ
काफिर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे इसकी तो खुशी है कि कुछ लोगों ने इतनी बात समझ ली कि काफिर अच्छी चीज नहीं है। ये भी एक अचीवमेंट है, मैं उनको इस पर मुबारकबाद दूंगा। और उनकी ये तमन्ना कि उन्हें कोई काफिर न कहे, मैं इस पर भी उनके साथ हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। खुदा करे उनको वो कहा जाए जो हम सबको पसंद है, उनको भी और हमको भी। और वो क्या है? वो उनसे पूछिए, खैर से वो मुझसे अच्छी तरह जा वो तो कहते हैं कि सब लोग, वो तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे लोग हिंदू हैं, हिंदू एक संस्कृति का नाम है, पूजा का सबके तरीका अलग हो सकता है, भगवान को मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है। मैं फिर कहता हूं ये बात, ये कहना कि सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, ये किस साइकोलॉजी के दलील है? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? साइकोलॉजी के माहिरीन ये बताते हैं कि जिन लोगों में आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखें, वो दरअसल रिफ्लेक्शन होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। ये बहुत अहम नफ्सियाती बात है, ये तमाम माहिरीन नफ्सियात इस पर मुत्तफिक है। अब मैं समझता हूं इसमें समझदारों के लिए पूरा जवाब आ गया, और जो नासमझ हैं उनके लिए आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, काफी देर तक बातचीत हुई और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। हमारे साथ थे मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो एक्शन है वो गैर कानूनी है और एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, और वो तमाम लोग जो जुल्म और फासिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनका मजहब जो भी कुछ हो, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। खा वो PFI हो या दूसरी तंजीम हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हक बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है और उसमें सब शामिल है और पूरे मंजरनामा को सामने लाने की जरूरत है। उसके अलावा मौलाना सज्जाद साहब ने भी अहम बात कही है कि डायलॉग और मुज़ाकरा होनी चाहिए, खा वो RSS और उनके लीडरों के साथ ही क्यों ना हो, और जो बड़े इदारे हैं, जो मिल्लत की बड़ी तंजीमें हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मिल्लत के कई लोग हैं जिन्होंने मुलाकात की है, लेकिन इनफरादी शक्ल में मुलाकात की है, कई लोगों ने बंद कमरों में मुलाकात की है, कोई खबरें नहीं आई है और उस पर हंगामा भी हुआ है। तो एक वफद की शक्ल में मुलाकात होनी चाहिए, जो गलत फहमियां उनकी है या जानबूझकर है, वो सच भी सामने आएगा। और बहुत शुक्रिया मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आपने वक्त दिया और खुल करके बातचीत की। बहुत शुक्रिया।